हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 वीडियो। मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, मैंने इस चैप्टर की पहली वीडियो जो बनाई थी उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। उस वीडियो में मैंने सिखाया था मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एंड एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल। तो आज की वीडियो में सिखाऊंगा कि कैसे हम शेड्यूल बनाते हैं, कैसे हम डायग्राम बनाते हैं, कैसे उसको हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा। तो क्लास में बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि मैं इस चैप्टर की कम से कम 8 वीडियोस बनाने वाला हूं बेटा। कितनी वीडियो बनाने वाला हूं? 8 वीडियोस बनाने वाला हूं, और ये चैप्टर सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है बेटा। मतलब ये जो यूनिट हमारी आएगी उसमें 3 चैप्टर्स हमने इंक्लूड किए हैं और मैंने तीनों चैप्टर्स को एक साथ पढ़ाना है बेटा। तो उन 8 वीडियोस में आप अपने पूरे 12 मार्क्स कवर कर पाएंगे बेटा। कितने मार्क्स कवर कर पाएंगे? 12 मार्क्स। और वीडियो बहुत छोटी छोटी होगी, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, आपका कोई ज्यादा टाइम मैं नहीं लेने वाला हूं बेटा। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक होगा एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। तो देखते हैं बेटा बोर्ड की तरफ। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग, फिर हमने बनाया है उसका शेड्यूल, और नेक्स्ट स्लाइड में हमने बनाया है उसका ग्राफ और उसकी एक्सप्लेनेशन। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं हर क्लास की तरह, हर वीडियो की तरह हम सबसे पहले पढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता तो चले कि हमें एग्जाम में लिखना कैसा है। तो याद रखिएगा बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये 3 और 4 मार्क्स में भी आ सकता है और 6 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आपको कंप्लीट ये आंसर लिखेंगे तो पूरे के पूरे 6 मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, वो आपको प्रॉपर आंसर लिखने का तरीका नहीं बताते हैं, वो आपको नहीं दिखाते कि भाई हमें पूरा आंसर कैसे लिखना होता है, कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, कैसे हमें सर इसमें पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ मैं लेकर आया हूँ पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन। आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैंने लिखा है कि पहले मीनिंग लिखा है, फिर हमने क्या बनाया है, शेड्यूल बनाया है, देन उसके बाद हमने क्या बनाया बेटा, हमने फिर एक्सप्लेनेशन है, और फिर हमारा डायग्राम है। आपको भी कुछ इस तरीके से ही एग्जाम में बनाना होगा और पूरे मार्क्स पा लेने हैं बेटा। तो ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूं, और जिसको भी नोट्स चाहिए वो मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, और इनकी पीडीएफ मुझसे ले सकता है बेटा। ध्यान दीजिएगा। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं आज का टॉपिक। देखिए, इसमें लिखा है इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लान टू बाय। याद रखिएगा बेटा, यहां पर सिर्फ प्लानिंग हो रही है। किस चीज की प्लानिंग? गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की प्लानिंग चल रही है बेटा, नॉट एक्चुअल। एक्चुअल तो मैं साल के लास्ट में पता चलेगा, स्टार्टिंग में तो सिर्फ क्या हो रहा है, प्लानिंग हो रही है बेटा। हम प्लान कर रहे हैं कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है, लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर। एक साल के अंदर हम लोग कितनी गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करने वाले हैं। देखिए भाई, ऐसा तो नहीं होता ना कि आप लोग दुकान पे जाते हो, कोई सामान खरीदते हो और जाके बोलते हो मुझे ये सामान चाहिए, तो वो कहते नहीं भैया रुको, आपने तो आज डिमांड करी है, आपको ये सामान अगले महीने मिलेगा। नहीं ना, तो वो पहले से बना के रखते हैं। बना के कैसे? वो अंदाजा लगा के रखते हैं कि हमारे कंज्यूमर जो है आने वाले दिनों में इन चीजों की इतनी डिमांड करेंगे बेटा। तो एक्सपेक्टेड डिमांड होती है, ध्यान रखिएगा क्या होती है बेटा, यहां पर हमारी एक्सपेक्टेड, हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि कितनी डिमांड क्रिएट होगी। तो आइए मैं दिखाता हूं कैसे इसको शेड्यूल में बनाना है और कैसे इसको ग्राफ को समझाना है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए कैसे। सबसे पहले हमने माना इनकम 0, 20, 40, 60, 80 और 100। तो आप लोग भी याद रखिएगा बेटा, ये जो गैप आपने रखा है ना, ये कांस्टेंट में रखना है। जैसे मैंने रखा 0, 20, 40, आप लोग इस गैप को रख सकते हैं बेटा 0, 50, 100, 150। याद रखना कि जो गैप होगा ना वो आप इक्वल रखेंगे बेटा। ध्यान दीजिएगा, तभी आपका ग्राफ बन पाएगा, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, और तभी आपको मार्क्स भी मिल पाएंगे बेटा। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है कंजम्पशन। कंजम्पशन हमारा इंक्रीज हो रहा है 20, 25, 30, 35, 40, 45। इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पर बेटा एज्यूम किया है कि इनकम लेवल कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट डज नॉट चेंज। इन्वेस्टमेंट जो रहने वाली है वो हमारी कांस्टेंट रहने वाली है, और कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं बेटा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, किसको? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को, तो हमें मिलेगा एग्रीगेट डिमांड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा?
एग्रीगेट डिमांड। तो आइए मैं दिखाता हूं कैसे हम इसको ग्राफ में बनाएंगे और कैसे हम वर्ड टू वर्ड उसको एक्सप्लेन करेंगे। बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ये एक्सप्लेनेशन करनी सीख ली तो मतलब 12 में से 12 मार्क्स आपने पा लिए। देखिए जरा, हमने यहां पहले ग्राफ समझाते हैं। हमने यहां y एक्सिस पे बनाया AD C प्लस I, हमने यहां x एक्सिस पे रखा इनकम को, इन्वेस्टमेंट जो कि बिल्कुल पैरेलल थी हमारे x एक्सिस के, कंजम्पशन हमारा स्लोप अपवर्ड चल रहा है बेटा, और AD यहां ऊपर तरफ जा रहा है। देखिए इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है, यहां पर जो गैप है वो जो गैप है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट का, है ना। इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है इसीलिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। याद रखना, एक नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है कि वाई AD है ना एंड कंजम्पशन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो आपको आंसर देना होगा कि दोनों के बीच का जो गैप है वो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कौन सा गैप है बेटा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गैप होगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे हमें इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना होता है बेटा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। देखिए दे आर टू कंपोनेंट्स ऑफ AD, तो यहां पर हमने दो कंपोनेंट्स लिखे, पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको मैं बोला कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और मैं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देता हूं, मैंने जो अपनी पहली वीडियो बनाई थी उसमें आपको 4 कंपोनेंट्स बताए थे। पहला बताया था C कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा बताया था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा बताया था गवर्नमेंट मतलब एक्सपेंडिचर, उसको G कंसीडर करते हैं, और चौथा बताया था नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बट हमारे जो सिलेबस में हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्लोज इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी पढ़ते हैं बेटा? क्लोज्ड इकोनॉमी। तो हम यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजों को कंसीडर करते हैं, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेटा वो इन दो ही पॉइंट्स के ऊपर पढ़ेंगे, एक कंजम्पशन और दूसरा इन्वेस्टमेंट। तो आइए देखिए क्या पढ़ते हैं हम कि व्हेन इनकम इज जीरो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैन नेवर बी जीरो। वो कहना चाहता है कि जैसे हमने इसमें लिखा है कि इनकम जीरो हो सकती है, कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो। वो कहना चाहता है कि इनकम जीरो हो सकती है बट कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? जैसे कि हम सब जानते हैं भाई कंजम्पशन जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हम लोगों को अपने सर्वाइवल करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट खर्च करना पड़ता है बेटा। ध्यान दीजिएगा कि हमें अपने सर्वाइवल के लिए एक मिनिमम अमाउंट हमें खर्च करना होता है। तो याद रखना, अगर इनकम जीरो है तो उस पैसे को हम लोग सेविंग से विड्रॉल कर सकते हैं या फिर कहीं और से बोरो भी कर सकते हैं बेटा, है ना। तो देखिए आगे हमने क्या लिखा है कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज एज इनकम इंक्रीज। यहां मैंने बताया है कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ रहा है, उसका स्लोप ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर कैसे जा रहा है? क्योंकि हमारी इनकम बढ़ रही है। और याद रखना कि जितनी इनकम बढ़ेगी हमारा डिमांड कर्व जो है वो भी ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो याद रखना इट मींस एडी कर्व स्लोप्स पॉजिटिव, तो इसलिए हम उसके स्लोप को क्या बोलते हैं बेटा? ऑलवेज पॉजिटिव। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या एडी का स्लोप नेगेटिव होता है, क्या एडी का स्लोप डाउनवर्ड होता है। अब एक बात और बता देता हूं बेटा, यहां पर हर एक लाइन का क्वेश्चन बनता है, या मैं यूं कहूं कि पूरी मैक्रो में अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो है हमारे इसी चैप्टर के। तो हर एक लाइन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद समझना है कि हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है बेटा, देखिए आगे क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, बिकॉज इन्वेस्टमेंट रिमेन सेम एट एवरी लेवल ऑफ इनकम। हमने यहां बताया है जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारी सेम रहने वाली है। व्हेन इनकम इज जीरो और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो उसी इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं बेटा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक होगा एग्रीगेट सप्लाई, है ना। तो यहां पर भी देखो जैसे हमने बताया एडी में कि एडी में भी अंदाजा लगाया कि भाई इतनी डिमांड क्रिएट हो सकती है। तो यहां पर एएस में भी क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर हैं वो भी एक एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं कि हमारी मार्केट में इतने गुड्स की सप्लाई हो सकती है। तो देखिए क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर, ध्यान दीजिएगा, all the producer are willing to supply of a in a economic in a given period of
टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे जो प्रोड्यूसर होंगे वो एक ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करना चाहते हैं। तो याद रखना ये भी एक्सपेक्टेड है, नॉट रियल। यहाँ पर सिर्फ उनकी विशेष है ना भाई। हर कोई ये चाहता है जब वो बिजनेस करता है कि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा उनकी सेल हो जाए, तो उसी हिसाब से अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसके शेड्यूल को बनाएंगे, कैसे हम इसके डायग्राम को बनाएंगे और कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे बेटा। तो ध्यान रखिएगा, क्लास में बने रहिएगा। आइए बोर्ड की तरफ देखते हैं। तो हमने फिर से क्या किया, इनकम 0, 20, 40, 60, 80 और 100 माना, जैसे हमने पहले माना था। अब ये जो टेबल है ना, ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। आप इस टेबल को आगे हर एक क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो मतलब समझ लीजिए कि ये एक टेबल आपके पूरे चैप्टर को कवर कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, हमने कंजम्पशन स्टार्ट किया 20, 30, 40। यहां जो हमने गैप लिया बेटा वो 10, 10 का लिया है। 40, 50, 60, 70 और सेविंग देखिए इनकम 0 है, कंजम्पशन कितना है बेटा 20। इसका मतलब आप कंज्यूम कर रहे हो तो पैसा कहां से आ रहा है, आप अपनी सेविंग को विड्रॉल कर रहे हो। सेविंग नेगेटिव हो गई, इनकम 20 है, खर्चा फिर भी 30 है। अब कितना आ रहा है, माइनस का 10। अब यहां 40 इनकम, 40 कंजम्पशन, सेविंग कितना आ रहा है 0। 60 इनकम, कंजम्पशन 50। अब सेविंग जो है यहाँ पे हमारी पॉजिटिव होना शुरू हो गई बेटा। ठीक है, अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, कंजम्पशन और सेविंग को प्लस करेंगे तो इनकम किसके इक्वल आ जाएगी हमेशा, ईएस के। तो यहीं से इस टेबल से हमें पता चलेगा कि बेटा कि इनकम जो है वो ऑलवेज इक्वल होती है बेटा किसके, कि y इज इक्वल्स टू एएस। ध्यान दीजिएगा, y किसके इक्वल होती है हमेशा, y जो है वो इक्वल रहेगा एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल। तो आइए मैं आपको उसकी टेबल दिखाता हूं जो कि मैं दिखा चुका हूं, फिर मैं आपको इसके ग्राफ की तरफ बढ़ता हूं। देखिए मैंने ग्राफ बनाया है, यहां पे रिप्रेजेंट करता है कि हमारी इनकम बढ़ेगी बेटा तो हमारी एएस भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ती जा रही है और हमारी एएस भी बढ़ती जा रही है। तो याद रखना ये जो बढ़ने का जो गैप है ना इन दोनों का, वो क्या है बेटा, सेम प्रोपोर्शन। जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी ही हमारी एएस भी इंक्रीज होगी। याद रखना, जितना इनकम में चेंज आएगा उतना ही एएस में भी चेंज आएगा। तो आइए देखिए, तो इस डायग्राम को हम बोलते हैं एएस का जो है वो होता है बेटा 45 डिग्री लाइन। याद रखना एएस का होता है 45 डिग्री लाइन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज 45 डिग्री लाइन। तो आप बता देंगे कि दोनों के दोनों हमारे सेम प्रोपोर्शन में पड़ते हैं, इनकम भी और एएस भी। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। तो देखिए हमने कैसे एक्सप्लेन किया इसको कि इन दिस डायग्राम इनकम इज रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस। भाई इनकम कहां रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स एक्सिस पे, और एएस कहां रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, वाई एक्सिस पे। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस पे इनकम रिप्रेजेंट करेंगे और वाई एक्सिस पे एएस को रिप्रेजेंट करेंगे। अगला हमने लिखा एक 45 डिग्री लाइन। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि 45 डिग्री लाइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपके लिए, एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रही है कि व्हिच हैज बीन स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ध्यान दीजिएगा, कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जो पॉइंट है ना, इट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। याद रखना, जब इनकम 0 होगी तो एएस भी वहां 0 होगा। ध्यान दीजिएगा कि जब इनकम 0 है तो एएस भी 0 होगा। ठीक है, लिखा एएस कर्व इज पॉजिटिव स्लोप। याद रखना कि एएस कर्व का स्लोप था वो भी पॉजिटिव, एडी का स्लोप है वो भी पॉजिटिव। तो दोनों का जो स्लोप है वो पॉजिटिव स्लोप होता है क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशन है ना इनकम के साथ वो डायरेक्ट है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे दोनों के ग्राफ भी पॉजिटिव स्लोप होते चले जाएंगे बेटा। तो लिखा है इनकम इंक्रीजेस एग्रीगेट सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस इन सेम प्रोपोर्शन। बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं, किस प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है बेटा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और एग्जाम में इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है बेटा। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से एक कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, 3 नंबर में भी, 4 नंबर में भी और 6 मार्क्स में भी। तो ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है ना, आपको ये एक्सप्लेनेशन एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखनी होगी। ठीक है, तो मैं आपको आगे का चैप्टर
तीसरी वीडियो में समझाता हूं बेटा। तो ये भी देखिएगा और मेरी आगे आने वाली वीडियो को भी जरूर देखिएगा।